आप हैं 91.2 NIVH हलोदून के साथ। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर प्रस्तुत है स्पेशल प्रोग्राम। स्क्रीन रीडर से लेकर रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले तक और भी कई सारी क्रांतियां आई हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में, जो दृष्टि दिव्यांगजनों को सशक्त बना रही है, अपने आप में सक्षम बना रही है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में NIEPVD संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट श्री राजेंद्र नेगी जी ने असिस्टिव टेक्नोलॉजीज पर एक से बढ़कर एक जानकारियां दी। इस प्रोग्राम को हम आपके लिए भी लेकर आए हैं। इसे अपना भरपूर प्यार दीजिए और एक समावेशी समाज के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। यूं ही बने रहिए 91.2 NIVH हलोदून के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान श्री राजेंद्र नेगी सर जी, जो कि हमारे संस्थान के TCAB डिपार्टमेंट में IT एंड AT एजुकेटर है। सर एक मास्टर ट्रेनर भी है SCWPD के। सर का एक YouTube चैनल भी है राजेंद्र अवेयरनेस सेंटर इस नाम से, जिसमें वो खास तौर पर स्क्रीन रीडर से काम करते हैं। सर को 2016 में बेस्ट एम्प्लॉय के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इससे पहले मैं सर के बारे में कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। कहावतें तो कही जाती है, मगर सच तो कोई कोहिनूर ही कर पाता है। कहावतें तो कही जाती है, मगर सच तो कोई कोहिनूर कर पाता है। बाधाएं तो आती है जिंदगी में, बाधाएं तो आती है जिंदगी में, मगर इन जैसा ही सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, कुंदन बन जाता है। तो मैं सर को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे श्रोताओं को उनके बारे में विस्तार से कुछ जानकारियां दे और एक्सेसिबिलिटी के बारे में हमें जानकारी दे। धन्यवाद। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को असिस्टिव टेक्नोलॉजी या असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू या अदर ICT डिवाइसेस के थ्रू एक बाधा मुक्त वातावरण प्रोवाइड कराना जहाँ तक पॉसिबल हो, और उसी के लिए मैं भी, मेरा ऑब्जेक्टिव भी और संस्थान में भी इसी के लिए काम कर रहा हूँ, ICT ट्रेनिंग और एक्सेसिबिलिटी को लेकर। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आता हूँ। आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है, राइट? यस सर। आज मजेदार बात यह है कि मेरा स्क्रीन ऑफ है प्रोजेक्टर में स्क्रीन ऑन है, ठीक है ना? जो मतलब जिसकी ट्रेनिंग हम देते हैं, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपका स्क्रीन ऑफ है, अगर लो विजन हो तो देखना चाहते हो लेकिन देख नहीं पा रहे हो, और जहां प्रोजेक्टर है वहां दूर है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे काम करना है, हम लोग ट्रेनिंग देते ही हैं स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एक छोटा सा मैं यहाँ पर इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि एक बार एक इंस्टीट्यूट में उनको इमरजेंसी में प्रिंट निकालना था। अब जिस कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्टेड था उसका स्क्रीन खराब हो गया, तो वो सब परेशान थे कि भाई कैसे करें। तो वहां पर विजुअली इंपेयर्ड थे, आज वो बैंक में है, बहुत ही सीनियर हैं, तो उनको बुलाया गया जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे। सर वो ट्रेनिंग में ट्रेनर थे वहां पर, उनको बुलाया गया। उन्होंने फिर स्क्रीन, मतलब बिना स्क्रीन पर नहीं खराब हो गया, अब वो कंप्यूटर ऑन किया, फिर स्क्रीन रीडर के थ्रू उन्होंने पूरा फाइल एक्सेस किया, और फाइल एक्सेस करने का प्रिंट आउट निकाल दिया। तो कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन होता है, तो वी आर तो रेडी फॉर ऑल सिचुएशन, है ना? तो वही अभी हो रहा है यहाँ भी। तो है ना,
वेरियस टेक्निक एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इंफॉर्मेशन सेशन है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर है। आप लोग कोर्स डिफरेंट कोर्स यहाँ पर कर ही रहे हो, तो कुछ चीज़ें तो आपको पता ही होगा, और क्यों एक्सेसिबिलिटी है, क्यों जरूरी है, ये सब भी आपको पता होगा। अगर कोई डिवाइस ऐसा भी हो सकता है, कुछ चीज़ किसी को पता हो तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, और जिसको डिवाइस पता नहीं है तो वो डिवाइस भी जानने का प्रयास करें, है ना। तो सारे अलग अलग जो डिफरेंट लेवल के जो नॉलेज होंगे उनको मैं कोशिश करूंगा कि एड्रेस करूं, किसी को कॉन्सेप्ट, किसी को डिवाइस के। क्लियर? तो आईसीटी फॉर पीडब्ल्यूडीएस। अगर पीडब्ल्यूडी के लिए आईसीटी दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो एज ए प्रोफेशनल और दूसरा एज ए टूल्स, है ना। हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल, फुल फॉर्म क्या होता है आईसीटी का? जोर से बोलो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। अब हम इस फील्ड में आईटी का इस्तेमाल जनरली नहीं करते, क्योंकि वो जो आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर R&D डेवलपमेंट इस तरह की चीजें आ जाती है, ज्यादातर वहीं तक लिमिटेड है। तो आईसीटी में कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी आ जाते हैं, मोबाइल ट्रेनिंग भी करते हैं, उसको भी अपना एक एक्टिविटी का पार्ट बनाते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट बनाते हैं। साथ ही साथ हम डीजी प्लेयर्स और ईपब प्लेयर, इस तरह के जितने भी बुक प्लेइंग डिवाइसेस हैं वो भी यूज करते हैं। तो हम इसलिए ज्यादातर इस फील्ड में आप सुनोगे आईसीटी ही सुनोगे। तो एज ए टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, और हम आज भी जो बात करेंगे एज ए टूल्स की बात करेंगे। एज ए प्रोफेशन तो फिर आपको एज ए काफी उसमें कोर्सेज करने होंगे, बीसीए, बीटेक, एमटेक, जो भी इस तरह के कोर्सेज, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो प्रॉपर्ली। और उसे छोटे लेवल के भी होते हैं, जैसा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन या इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको करके आप एक प्रोफेशन प्रॉपर एडप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर टूल्स, अभी हम पीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक कंप्यूटर के थ्रू इस्तेमाल करें। तो एज ए टूल्स आईसीटी को हमने क्या किया, एज ए टूल्स इस्तेमाल किया। अक्सर क्या होता है कि अगर हम ये अक्सर बोलते हैं कि भाई डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो एक्सेसिबिलिटी भी हो जाएगी, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब तक डेवलपर में उस लेवल का अवेयरनेस नहीं डेवलप हो जाता है, तब तक हमें एक्सेसिबिलिटी वर्ड को मुझे लगता है कि अलग से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा डिजिटलाइजेशन के साथ। तो इसलिए मैं हमेशा यूज करता हूँ डिजिटलाइजेशन विद एक्सेसिबिलिटी। कई बार देखने को मिलता है कि बहुत ही डिजिटल वेबसाइट बन गया, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बन गया। जैसा इनकम टैक्स का जो वेबसाइट था स्टार्टिंग में बना था, तो वो एक्सेसिबल नहीं था, कई हजार करोड़ उसमें खर्च किए गए थे। हालांकि उन्होंने क्लेम किया था कि ए लेवल की एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो विजुअल इंपैक्ट को प्रॉब्लम हुई, काफी आवाज उठा। तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसमें लॉजिकली उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर एक्सेसिबल हो गया, और काफी हद तक एक्सेसिबल है, यूज कर रहे हैं आजकल आईटीआर भरने के लिए। आप लोग भी जब जॉब में जाओगे तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा यूज करता हूँ डिजिटलाइजेशन विद एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी हमेशा शुरुआत से होना चाहिए। जैसा ऑडियो बुक है, अगर MP3 में कोई ऑडियो बुक है आप यूज तो कर पा रहे हो, परंतु उसमें नेविगेशन फैसिलिटीज नहीं होता है, हेडिंग वाइज नहीं जा सकते हो, चैप्टर वाइज नहीं जा सकते हो, किसी पेज नंबर में नहीं जा सकते हो। तो वहां पर अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर बुक के हिसाब से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, डिजिटलाइजेशन जरूर है। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन विद एक्सेसिबिलिटी, तो इसलिए डेजी DAISY डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, ताकि डिजिटल के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, विजुअली इंपेयर्ड को क्यों चाहिए आईसीटी? अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आया जिसके कारण विजुअली इंपेयर्ड को आईसीटी, वो विजुअली इंपेयर्ड आईसीटी यूज करने लगे, और साथ ही साथ काफी इंपैक्ट पड़ा। ये तो अगर मैंने जो लिखा हुआ है वो सब तो एक तरह से देखा जाए तो इंपैक्ट है। ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी चेंज आया, क्या सोचते हैं आप लोग? एक तो सर स्मार्टफोन है। नहीं, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी क्या परिवर्तन आया आईसीटी के आने से विजुअली इंपेयर्ड की लाइफ में, ये प्रश्न है। जल्दी जल्दी बोलो।
जो आता है, जो समझ में गलत सही कौन क्या फर्क पड़ता है? सर एक्सेसिबिलिटी हो गया। एक्सेसिबिलिटी हो गया, लेकिन एक्सेसिबिलिटी जो इम्पैक्ट ऑफ दैट चेंज, वो भी इम्पैक्ट है। स्क्रीन रीडर स्क्रीन रीडर आया तभी हम लोग यूज करने लगे, लेकिन ऐसा क्या चेंजेज आए कि लोग उसके बाद इंक्लूजन के बारे में सोचने लगे और आईसीटी यूज करने के लिए जोर देने लगे। देखो, उससे पहले हम लोग क्या करते थे? उससे पहले कैसे लिखते थे हम लोग? ब्रेल में लिखते थे, या फिर प्रिंट में। क्या जब दिखाई नहीं दे रहा तो प्रिंट में कैसे लिखोगे? सर जो लो विजन है हाँ, ऑडियो फॉर्म में करते थे ना, मुख्य रूप से ब्रेल और ऑडियो। ठीक है, लार्ज अगर वो लो विजन है तो लार्ज प्रिंट में भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर टोटली ब्लाइंड है तो ऑडियो और ब्रेल। अब ब्रेल एक इंपॉर्टेंट तत्व है, इसमें मैं एक सेक्शन में ब्रेल भी बताऊंगा किस तरह से। लेकिन अगर आप बैंक में जाते हो तो क्या होगा? ब्रेल एप्लीकेशन लेकर जाओगे तो क्या होगा? वो नहीं समझ पाएंगे। आप उनको मजबूर कर दोगे एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये है, वो है, जो भी है, वो बोलेगा चलो भाई दे दो, वाला बात अलग है। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, है ना, ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब से आईसीटी आया तब से विजुअली इंपेयर्ड भी वही कैरेक्टर लिखना के लिए एलिजिबल हो गए या लिखना शुरू कर दिया उन्होंने भी, जो कि पहले से ही साइटेड पर्सन इस्तेमाल कर रहे थे। वही अल्फाबेट्स, वही कैरेक्टर्स, है ना। अब हम टाइप करके ए लिखते हैं तो ए का आकार, सिंबल वैसा ही बनता है जैसा कि साइटेड पेन से लिखते हैं। तो अब क्या हुआ? अब विजुअली इंपेयर्ड के लिखने में, पढ़ने में और साइटेड पर्सन के पढ़ने लिखने में कोई अंतर नहीं है, राइट? वही टेक्स्ट हम भी पढ़ पा रहे हैं, वही टेक्स्ट साइटेड पर्सन भी पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि इस दिन से हम लोग, जब से आईसीटी आया तब से जो है सेम टेक्स्ट दोनों ही लिखना शुरू कर दी। तो ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया विजुअली इंपेयर्ड के लाइफ में। मान रहे हो क्रांतिकारी परिवर्तन? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं बोलूं और आप मानो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रेज भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है? बट यू हैव टू गिव द रीजन। हाँ तो रीजन, ना तो रीजन, ठीक है? कई लोग तो रीजन देने के नाम में बोला छोड़ो आप क्या बोलना। मैं हमेशा क्लास में भी ये बोलता हूं ना कि भाई रीजन देना जरूरी है। आप हाँ बोलो तब रीजन दो, ना बोलो तो नहीं तो क्या समझ में आया यस सर का पता नहीं, मुझे तो ज्यादा डाउट होता है कि यस सर बोल देते हैं। तो इसीलिए बाकी उसके बाद इंक्लूजन और सब कुछ आया, रीडिंग कर सकते हैं। और इसमें हमने जो जनरल कारण है, जो जनरल बातें हैं कि भाई आपको आईसीटी से आप कहीं भी ट्रेन बुक कर सकते हैं आजकल ऐप यूज करके, या आप कोई भी मैप यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें तो सब जनरल रीजन तो है ही है ना। साथ ही साथ विजुअली इंपेयर्ड के लिए जो इंक्लूजन लाने में आईसीटी का एक इफेक्टिव रोल है, क्योंकि मैं तो इंक्लूजन, इफेक्टिव इंक्लूजन यही मानता हूं कि भाई अगर मैं कोई चीज बोलूं या लिखूं, आप उसको एक्सेस कर पाए, है ना। और आप जो बोल रहे हो या सुन रहे हो, लिखा हुआ जो भी जा रहा है आपके पास, आप अगर आप दे रहे हो तो मैं एक्सेस कर पाऊं। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी हो, बात की बात है, तभी वो एक जगह पर इंक्लूजन हो सकता है। जैसे स्टेज की बात है, स्टेज में अगर रैंप है तो व्हील चेयर यूजर आराम से जा सकता है, अगर केवल स्टेयर है तो नहीं जा सकता। तो वहां पर अगर एक बंदे को बाहर उसको स्टेज के अगर स्पीच देना है, अब सबको तो आप स्टेज के ऊपर बुलाकर स्पीच दिला रहे हो और
एक बंदे को जो है व्हील चेयर यूजर को आप स्टेज के नीचे से स्पीच देने के लिए बोल रहे हो, काम तो हो गया, लेकिन वो इफेक्टिव इंक्लूजन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। एक रूम में जरूर हो सकता है, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो इसीलिए आईसीटी से एक इफेक्टिव वे में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, और आपको भी वही इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है जो कि औरों को मिल सकता है। इमीडिएट आपको आंसर मिल सकता है, क्योंकि वो समझ जाएगा दूसरा बंदा। हाँ, सम असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एंश्योर द एक्सेसिबिलिटी, इस पर हम चर्चा करेंगे, कुछ कुछ डिवाइसेस में दिखाऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट भी समझाने का प्रयास करूंगा। पहले टेक्नोलॉजी फॉर डीएलएस। डीएलएस मीन्स डेली लिविंग स्किल। हाँ, डेली लिविंग स्किल, राइट। तो यहां पर मैंने कोई एग्जांपल या कुछ लिखा नहीं है, आप लोग बताओगे कि क्या क्या डेली लिविंग स्किल्स में टेक्नोलॉजी यूज होता है। मोबाइल फोन चलाने के लिए स्क्रीन रीडर हो गया सर, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन। और जल्दी जल्दी बोलो भाई। सर केन भी तो है हमारे। हाँ, अगर हम बेसिक से शुरू करें तो हमारे केन, आजकल केन भी स्मार्ट हो गए, स्मार्ट केन स्मार्ट पेन। है ना। यस सर। क्या है दोनों में अंतर, क्या फायदा है स्मार्ट केन बना के? आखिर वो लंबी डंडी तो है ही है, ऑब्जेक्ट आ गया है तो वाइब्रेशन करेगी सर। ऑब्जेक्ट आ गया तो वाइब्रेट करते हैं सर। तो ऑब्जेक्ट आ गया तो वो जो स्टिक है वो भी तो टच करके बता सकता है, क्योंकि स्टिक तो एक कुछ मीटर आगे होता है हमसे। और सर वो एक डिस्टेंस पे बता देता है कि मीटर के अंदर में कि आपके आगे आने वाला ऑब्जेक्ट है। तो आने वाला ऑब्जेक्ट का कहाँ बताता है वो? सर वाइब्रेट तो करता है। मान लो गाड़ी खड़ा है, कहाँ बोलता है गाड़ी खड़ा है? 3 मीटर पहले से वाइब्रेट शुरू हो जाता है सर। हाँ, लेकिन उतने के लिए तो जरूरी था क्या? जब हमारा स्टिक है जी, स्टिक से तो आराम से टकरा जाओगे, जी। हल्का सा टच हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। कौन नहीं है पूरी तरफ से एक्सेसिबल? स्मार्ट केन। अच्छा, हाँ ये बंदा सही है, कुछ अलग सोचा। फिर क्या इसको खत्म कर देना चाहिए? क्या फायदा फिर? कहाँ 3 साढ़े 3 हजार, 2000 से ऊपर से इसके होता है, और ये कहाँ 200-300 में मिल जाता है? क्या जरूरी है फिर? बताओ कोई नेक्स्ट। सर स्मार्ट केन के जो ये फायदे हैं, एक तो जैसे मान लो रोड क्रॉस कर रहे हैं सर, रेड लाइट होगी तो मतलब वाइब्रेट उस हिसाब से करता है, ये नहीं कि वो एक ही तरीके से वाइब्रेट करता रहेगा, कभी फास्ट या कभी स्लो, ऐसा चलता है सर। रोड क्रॉस करने के लिए गाड़ी वाले को क्या पता कि वो स्मार्ट केन लगाया या तो कुछ होगा, तो केन दिखता है, स्मार्ट केन में छोटा सा डब्बा तो दिखेगा भी नहीं। सर हमें तो पता चलता है ना, जैसे हम उससे अवेयर हो जाते हैं, जब हमारे पास फोन आता है तो हम थोड़ी सी दूरी पे जब हमारी स्टिक वाइब्रेट करती है तो हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि सामने कुछ है। अच्छा देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हैंगिंग ऑब्जेक्ट से बचाने के लिए है। जो लटकता हुआ ऑब्जेक्ट है, जब पेड़ की टहनी, जो ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट है जिसके रूट ग्राउंड में है, उससे तो आप ठीक है, वो 3 मीटर पहले आपको पता नहीं चला, लेकिन आप प्रॉपर स्टिक यूज करें तो टकरा, तो स्टिक पहले लगेगी ना उस पर, वहां तक कभी समस्या नहीं थी, उस कारण से स्टिक नहीं बनाया गया। कई बार गाड़ी है, ट्रक है ना, ट्रक है ना, देखा ना ट्रक, तो ट्रक ऊंचा होता है, आप स्टिक नीचे चला रहे हो तो आपको तब पता चलेगा जब आपके सर में लगेगा ट्रक, है ना? ऐसा होगा नहीं होगा? भाई स्टिक तो अंदर चला गया, वो तो खाली है वहां पर, तो ऐसे सिचुएशन के लिए तो वो कहाँ है? वो पोर्शन उसका हैंगिंग है, भले ठीक है, वो टायर वाला पोर्शन नीचे है, लेकिन वो वाला पोर्शन क्या है? ऊपर है। तो इस तरह के सिचुएशन से बचाने के लिए
स्मार्ट केन का इस्तेमाल करना चाहिए या स्मार्ट केन को बनाया गया था इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर। बात समझ में आई? इसलिए नहीं कि जो रूटेड है उसके लिए तो ऑलरेडी हमारा सामान्य स्टिक वो काम करता है, बल्कि स्मार्ट केन में प्रॉब्लम है। अगर आप केवल स्मार्ट केन का डब्बा लेकर जाओगे तो मालूम चला आप गड्ढे में गिर गए, तो क्योंकि नीचे बचाने वाला कोई है ही नहीं, नीचे पता नहीं चल रहा आपको, वो तो ना बताता है गड्ढा है, वो तो हमारा जो ट्रेडिशनल केन है वो ऑलरेडी बता रहा है नहीं, वहां से मालूम चल जाएगा आपको अगर प्रॉपर यूज करते हैं तो। अब आप भाग के चल रहे हो तो फिर अलग बात है। तो इसीलिए तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? हैंगिंग ऑब्जेक्ट से बचाना, जो कि जमीन से कुछ ऊपर होते हैं, उन ऑब्जेक्ट से अलर्ट करना। जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाते हैं वैसे वैसे वो वाइब्रेशन तेज होता है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है। तो वहां पर आप प्रिकॉशन ले सकते हो, आपको मालूम चल रहा है कुछ ना कुछ है, वहां पर आप लेफ्ट राइट कर लो अपने आप को, राइट? भीड़ में काम नहीं करेगा। अब आप घंटे घर चले जाओगे मार्केटिंग में तो वहां तो हर समय वाइब्रेट करेगा, है ना? तो हर चीज का जो इस्तेमाल है वो लॉजिकली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो हमेशा हर जगह चल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब समझ में आए स्मार्ट केन क्यों स्मार्ट है? और क्या हो सकता है? कैलकुलेटर, टॉकिंग कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। आजकल तो मोबाइल में भी कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर यूज होता है। तो टॉकिंग कैलकुलेटर है, वही सेम कैलकुलेटर है, बस वो जो भी आप की प्रेस करते हो बोल के सुना देता है। टॉकिंग वॉच है, वेइंग मशीन है वजन करने के लिए। तो इस तरह के कई डिवाइसेस हैं। उसके आगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही है, लेकिन ये थर्मामीटर भी आजकल, डिजिटल थर्मामीटर जो टॉकिंग आता है। लिक्विड लेवल इंडिकेटर, वो छोटा सा डिवाइस होता है ना, उसमें तार हल्का सा लगा होता है, उस डिवाइस के ऊपर लगा दो, जैसे पानी टच होगा तो हल्का सा बीप करेगा, जैसे ऊपर की ओर जाएगा पानी टच के बाद भरने लगेगा तो थोड़ा बीप तेज हो जाएगा। वाटर लेवल इंडिकेटर, आजकल तो घरों में जो टैंकी है ना वो भी एक्सेसिबल हो गया। वाटर लेवल इंडिकेटर वहां का भी बोलता है ना, पानी भर चुका है, ऐसा कुछ बोलता है जो भी है ना, वो भी एक एक्सेसिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट में यूज कर रहे हैं तभी वो एक्सेसिबल डिवाइस होगा और बाहर यूज हो रहा है तो एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा, उसमें वो भी एक्सेसिबिलिटी हो, राइट? और एक्सेसिबिलिटी होना हम केवल डिसेबिलिटी तक लिमिट कर देते हैं कि डिसेबिलिटी पर्सन में डिसेबिलिटी को एक्सेसिबिलिटी चाहिए। अब जो पानी का टैंकी है जब वो फुल हो जाता है उसमें लगा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर, वो बोलता है जब, तो साइटेड को भी बेनिफिट होता है जिन्होंने घर में लगाया होगा। कई बार तो उनको आदत हो जाती है, उसका वेट करते हैं, बोला क्यों नहीं, और जब पानी भर गया खराब हो गया वो बोल पानी जा रहा है, लेकिन फिर भी जब बोलने का वेट करते हैं, जब ज्यादा देर हो जाता है प्रिकॉशन लेकर जाते हैं। तो विदाउट डिसेबिलिटी को के लिए भी जरूरी है हर चीज, बस वो हम लिमिटेड कर देते हैं, वो बात अलग है। पॉपुलर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर में यहां पर जो मैं यूज कर रहा हूं, स्क्रीन रीडर को आप लोग सबने देखा है ना? सब लोग, कोई ऐसा बंदा जिसने नहीं देखा हो? इन्होंने सुना है हाँ। तो जो स्क्रीन रीडर है उसका काम क्या है? स्क्रीन में आने वाले चीजों को पढ़ के सुनाना, ठीक है? स्क्रीन रीडर का काम है कि स्क्रीन में जो भी चीज आता है उसको पढ़ के सुनाना, बट उसकी लिमिटेशन एक है, वो है कि वो इमेज में जो टेक्स्ट होते हैं उसको पढ़ के नहीं सुना सकता, राइट? ये इसकी लिमिटेशन है। अब क्या है, जो पॉपुलर स्क्रीन रीडर मैंने कहा, वैसे तो बहुत सारे स्क्रीन रीडर यूज हो रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलर है और जो वाकई में यूज हो रहे हैं वो है, अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जो डेस्कटॉप लैपटॉप हम यूज करते हैं, उसमें जो है JAWS, JAWS, जॉब एक्सेस विद स्पीच
और दूसरा है NVDA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, है ना। तो एंड्रॉइड जो है उसमें टॉकबैक है, आप लोग सब आई होप यूज कर ही रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है iOS में, एप्पल वाले जो फोन में, उसमें क्या है, वॉइस ओवर, राइट, उसमें है वॉइस ओवर। तो अब ये सब जो है स्क्रीन रीडर पॉपुलर है, हालांकि ये विंडो में भी अपना डिफॉल्ट स्क्रीन रीडर आता है, वो कौन सा है, नरेटर। अब वो उतना पॉपुलर नहीं है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जैसा कि जॉर्ज और NVDA है। आवाज आ रही है? तो ये जो पढ़ के सुना रहा है, दिस इज अ स्क्रीन रीडर, है ना, वॉइस ओवर वर्ड। इसको मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी पढ़ सकता हूं, क्लियर, वर्ड बाय वर्ड, इस तरह के हम इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो भी ई टेक्स्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में जो भी हम एक्टिविटीज हैं वो सब परफॉर्म कर सकते हैं, बस इमेज में नहीं होना चाहिए, क्लियर। इसके साथ एक TTS है, टेक्स्ट टू स्पीच। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग आते हैं। अगर देखा जाए तो TTS ही वो कंपोनेंट है जो कि टेक्स्ट को आवाज में कन्वर्ट करता है। जब TTS टेक्स्ट को आवाज में कन्वर्ट करता है तो इसके बाकी जो पोर्शन क्या करेगा, जो मेन स्क्रीन रीडर है वो समझ लो कि एक तरह से मैनेजर का काम करता है। वो मैनेज करता है हर कमांड को, जो भी कमांड हम देते हैं, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, वो सब कौन मैनेज करता है, स्क्रीन रीडर, राइट। और उसमें जो TTS लगा है वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच, TTS। और एक होता है स्पीच टू टेक्स्ट। यूज किया आपने स्पीच टू टेक्स्ट? कहां पर? हाँ, जो गूगल में कीबोर्ड है ना, उसमें वॉइस बोल के भी आप टाइप कर सकते हो, स्पीच टू टेक्स्ट है वो। तो ये स्क्रीन रीडर का एक कॉन्सेप्ट है। मैग्निफिकेशन टेक्नोलॉजी, टाइम चेक। तो मैग्निफिकेशन टेक्नोलॉजी में दो प्रकार की टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है स्क्रीन मैग्निफिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा है ऑब्जेक्ट मैग्नीफायर। स्क्रीन मैग्नीफायर और ऑब्जेक्ट मैग्नीफायर, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। जो स्क्रीन मैग्नीफायर है वो स्क्रीन को एनलार्ज कर देते हैं, एंटायर स्क्रीन को। आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी एक्सेसिबिलिटी में मैग्नीफायर को ऑन कर लीजिए और ट्रिपल टैप, उसमें शॉर्टकट कमांड है, उसको भी ऑन कर दीजिए, तो इजीली ट्रिपल टैप से वो ऑन हो जाएगा, ट्रिपल टैप से ऑफ हो जाएगा। पूरा एंड्रॉइड स्क्रीन को आप ज्यादा स्क्रीन बड़ा करेंगे तो एट ए टाइम आपको एक या दो ही आइटम दिखाई देगा, फिर माउस से आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, माउस या कीबोर्ड से। और ऑब्जेक्ट मैग्नीफायर जो है वो कैमरा से एसोसिएटेड होता है हमेशा, और उसमें वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ आजकल तो आप अपने मोबाइल को भी ऑब्जेक्ट मैग्नीफायर बना सकते हैं, जो आपकी कैमरा है उसको तो जूम कर ही सकते हो। साथ ही साथ कोजी मैग्नीफायर ऐप आते हैं, या फिर सुलेवान प्लस है ना, इस तरह के बहुत सारे और भी आते हैं। इन ऐप के थ्रू आप जो है अपने मोबाइल को भी ऑब्जेक्ट मैग्नीफायर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा से आपको लेना है लाइव, फोटो लेकर तो आप बड़ा कर ही सकते हो, लेकिन लाइव भी आ जाता है। तो कैमरा से आप अंदर फोटो आएंगे और उसको वो एनलार्ज करके दिखाएगा जितना आप करना चाहोगे, जैसा 2x, 3x, 5x, 8x। 8x का मतलब 8 टाइम वो जूम हो रहा है। कितना टाइम? 8 टाइम। कभी इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप परचेज करते हैं, तो चाहे वो स्क्रीन मैग्नीफायर हो, जैसा स्क्रीन मैग्नीफायर मेरे हिसाब से आप परचेज करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। पहले आपको विंडो में अवेलेबल मैग्नीफायर को ही देख लेना चाहिए, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। और साथ ही साथ इसमें
एंड्रॉयड के जो फ़ोन है उसमें भी अवेलेबल है और iOS में भी अवेलेबल है, तो उसको परचेज करने की आपको जनरली आवश्यकता नहीं है। बहुत ही स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन हो तो बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसा कलर कॉन्ट्रास्ट। कलर कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कलर कॉन्ट्रास्ट होता है। अब मेरे पास मैग्नीफायर का है लेकिन वो उसकी साइज छोटी होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें अलग, जैसा ब्लू बैकग्राउंड में येलो कलर से लिखा होगा, ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट से लिखा होगा, इस तरह के अलग अलग कलर कॉन्ट्रास्ट के कॉम्बिनेशन उसमें मिलते हैं। तो कितने कलर कॉन्ट्रास्ट है, कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट आपको सूट करता है, उन सबको देखकर आपको मैग्नीफायर को परचेज करना चाहिए। मैग्नीफायर में ज्यादातर क्या होता है, लाइव होता है, तो लाइव इमेज होते हैं। अब लाइव में क्या प्रॉब्लम है, मान लो आप कहीं मॉल में गए, कोई चीज ऊपर रखा है, लो विजन है, आप डिवाइस लेकर गए पोर्टेबल, वो ऊपर रखा हुआ है, तो आपने ऊपर, जब ऊपर उसको लगा रहे हो, किसी 2-3 रैक ऊपर है, तो वहां हाथ तो आपका पहुंच रहा है, आपको कुछ देखना है प्राइस वाइज उसका, तो वहां उस कैमरा को अगर लगा रहे हो उस डिवाइस को, तब तक तो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आपसे डिस्टेंस जा रहा है तो आपको नहीं दिख रहा है। मान लो आपका स्क्रीन 5 इंच का ही है या 3.5 इंच का है, तो छोटा स्क्रीन हो गया ना, तो ऐसे में जैसे आप हटाओगे, वो लाइव में है तो वो इमेज भी वहां से हट जाएगा आपके स्क्रीन से। तो इसमें इमेज फ्रीज करने की टेक्नोलॉजी भी होती है, आप आराम से इमेज फ्रीज कर सकते हो, बटन होता है, और फिर जैसे आप उस डिवाइस को अपने पास लाओगे तो स्क्रीन में वो इमेज फ्रीज रहेगा, जैसा कि आपने फोटो खींच लिया हो, लेकिन स्टोर नहीं है। वो फोटो खींचने से तो स्टोर हो जाता है ना, वो स्टोर नहीं है, वो फ्रीज रहेगा। आप देख लो, पढ़ लो, और उसके बाद जैसे ही उसको फ्रीज को फिर दोबारा उसी बटन को प्रेस कर दोगे तो अनफ्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ 2-3 बातें हैं जो आपको मैग्नीफायर, ये जो फ्रीज और अनफ्रीज की जो बात है वो ऑब्जेक्ट मैग्नीफायर में मिलेगा, स्क्रीन मैग्नीफायर में नहीं होगा। स्क्रीन मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और ऑब्जेक्ट मैग्नीफायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और उसमें कैमरा तो होता ही होता है, राइट? यस सर। इसमें कोई डाउट आप लोगों को समझने में? मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा यहाँ पर मैंने एक प्रिज्मा दिखाया हुआ है, जिससे कि एक टेबल लैंप की तरह है और स्क्रीन से कनेक्टेड है ये डिवाइस, है ना? तो वो नीचे रखा हुआ है और टेबल में, और उसमें बुक रख सकते हैं, ऊपर कैमरा लगा हुआ। टेबल लैंप सबने देखा है, टेबल लैंप उसी आकार का है, उसमें ऊपर लाइट होता है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है और नीचे बुक रखते हैं, और वो एक स्क्रीन से कनेक्ट है। तो बड़े स्क्रीन से कनेक्ट करोगे तो बड़ा बड़ा दिखा देगा, टीवी से कनेक्ट करोगे तो और बड़ा दिखाई देगा। और इन सब में कलर कॉन्ट्रास्ट का भी कॉम्बिनेशन होता है, कितना होगा ये डिपेंड करेगा डिवाइस टू डिवाइस। ये एक है मैग्नीफायर, है ना, LCD में वीडियो दिखा रहा हूँ, Omex LCD करके है। Omex LCD, the only one portable video magnifier, which can not only go with you wherever, but offer you extremely comfortable experience. Grace has already become quite familiar with Omex LCD in just 1 week, just by rotating the camera. इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करता जाता हूँ ना कि स्क्रीन के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, उसको रोटेट भी कर सकते हैं, राइट? और उस कैमरा से, कैमरा के थ्रू जो भी कैमरा के सामने आएगा वो स्क्रीन में दिखाता है बड़े बड़े। और इतना ही नहीं, लो विजन पर्सन स्कूल में भी इसको यूज कर सकता है, क्लासेस में। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो आजकल आता है, स्मार्ट बोर्ड, उसको देखने के लिए दूर से काफी पावरफुल कैमरा होता है, अच्छा होता है। अभी आप देखने इसमें बैकअप भी कर रहे होंगे, इसी मिरर के रूप में यूज करते हैं। While the large space under the camera allows you to do any handcraft freely. Grace can quickly choose her favorite cosmetics and makeup easily. मेकअप इजीली कर सकते हैं लो विजन पर्सन, जितना जूम करना है कर लो, उसमें जितना बड़ा फैसिलिटी है। Grace is using the Omex LCD for a study, which features OLED anti-blur technology, AAPT, providing high-quality images,
flexible magnification, and a more comfortable viewing experience. रीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को, कि इसमें OCR टेक्नोलॉजी भी होगा। 170 degrees vertically and 180 degrees horizontally. ये बता रहा है कि कैसे कैमरा कितना घूम सकता है, कितना डिग्री। The Almax LCD in the classroom. क्लासरूम में यूज कर सकते हैं रीडिंग के लिए। Adapted to different users' needs with a movable arm and a control pan's left, right, and button. The convenient find function lets the user quickly zoom out and reset the camera onto a different focal point. Simply push the find button, place the on-screen target on your next viewing area, and release the button to zoom back in. The Almax LCD with an integrated handle is easy to move without इजी टू मूव भी है ये, dismounting आराम से इसको ले जा सकते हैं पैक करके बिल्कुल। It's fantastic. I can live, learn, and see my whole life with the Almax LCD. It has made such a difference to my life. Ready to try the Almax LCD and begin your visual independence? It's simple. अब हम चलते हैं मैग्नीफायर के बाद OCR टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये टेक्नोलॉजी है, और इसमें कई प्रकार के OCR टेक्नोलॉजी आते हैं। आजकल तो मोबाइल में काफी इस्तेमाल हो रहा है, सब लोग जानते हैं ना। कोई बता सकता है नाम मोबाइल में कुछ OCR ऐप के जिसमें OCR टेक्नोलॉजी हो? सर कीबो एक ऐप था जिसमें हाँ नहीं, अभी भी है सर इन्विजन AI। हाँ ठीक है। बी माई आईज तो वॉलेंटियर्स, हाँ AI टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा सा AI असिस्टेंट अब है। वो तो AI टेक्नोलॉजी उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के कई चीजें हैं, है ना। लुकआउट भी है, एंड्रॉइड में फ्रीवेयर है, लुकआउट भी है, और जो है कीबोर्ड तो खैर अपना है ही है, वो इन्विजन AI बहुत अच्छा ऐप है। इसके अलावा अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो आजकल इंस्टेंट रीडिंग डिवाइसेस भी आता है जिसमें OCR टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, जैसा लेक्स है ना। कीबोर्ड जो है मोबाइल में भी है और डेस्कटॉप में भी है, वो ऑनलाइन उसमें OCR होता है। मेन समझने वाली बात यह है, अक्सर हम बोल देते हैं कि OCR टेक्नोलॉजी, जैसे इंस्टा रीडर है, यूज कर रहे हैं आप लोग इंस्टा रीडर कोई? तो वो प्राइमरली, बाकी ऐप तो ई-टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, वो प्राइमरीली किस में कन्वर्ट करता है? ऑडियो में, है ना। हालांकि उसका ऑडियो से आप टेक्स्ट ले सकते हो, उसमें टेक्स्ट ले सकते हो, लेकिन वो ऑडियो में कन्वर्ट करता है। तो हमें हमेशा किसी भी परिस्थिति में टेक्स्ट की आवश्यकता होती है। स्क्रीन रीडर की सबसे बड़ी लिमिटेशंस मैंने क्या बताई थी? हाँ, इमेज में जो टेक्स्ट है उसको नहीं पढ़ पाता, राइट। तो उससे बचने के लिए, उसके समाधान के लिए OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी इमेज में टेक्स्ट दिख रहा है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में, ई-टेक्स्ट में। ई-टेक्स्ट सिंपली जो हम टाइप करते हैं दैट इज ई-टेक्स्ट। तो OCR टेक्नोलॉजी का काम केवल इतना ही है। OCR टेक्नोलॉजी का काम पढ़ के सुनाना नहीं है, क्लियर? टेक्निकली पढ़ के कौन सुनाएगा? स्क्रीन रीडर सुनाएगा, या ऑडियो में कन्वर्ट होगा तो फिर वो अलग से बन के MP3 फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट बनेगा फिर उसमें आप प्ले कर सकते हो। लेकिन स्क्रीन रीडर OCR टेक्नोलॉजी केवल कन्वर्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट टू किसमें? अरे एक्टिव नहीं है, मैंने यहाँ गलत भी बोल दिया, फिर भी आप एक्टिव नहीं हो। हाँ, इमेज में लिखे हुए जो टेक्स्ट है उसको इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इतना ही इसका काम है, राइट। इसलिए ई-टेक्स्ट का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक गूगल लेंस, बहुत ही पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट, ये गूगल लेंस है। इसमें फोटो खींच के आराम से
ये इसने पेपर से फोटो लिया और उसमें रीड कर सकता है। यूज कर रहे हैं आप लोग गूगल लेंस? On this button down at the very bottom called Listen. So I'm going to tap on that now. 105 at 10:20. पढ़ रहे हैं उसे। Irish learning. Pause the text. अब देखो इससे जो समझने वाली बात है कि क्या केवल विजुअली इंपेयर को OCR टेक्नोलॉजी की जरूरत है और कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है? कहाँ पर? सर कई जगहों पे हमको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा तो ट्रांसलेट भी कर देता है। ट्रांसलेट OCR टेक्नोलॉजी ट्रांसलेट नहीं करता है। ये आप समझे नहीं। OCR टेक्नोलॉजी केवल कन्वर्ट करता है इमेज से ई टेक्स्ट में, ट्रांसलेट नहीं करता। देखो अगर कहीं पर अमेंडमेंट करना है, मान लीजिए आपके पास कोई 500 पेज का कोई बुक है, पुरानी बुक है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, आपके पास उसका ई टेक्स्ट नहीं है, या अगर है PDF तो वो इमेज में है, तो क्या आप जो इमेज में है उसको डायरेक्ट वहां पर लिख नहीं सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते कि टेक्स्ट को डिलीट करें, वहां पर ड्राइंग करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? उसे OCR टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट करना है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट एंड सेंड टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें भेज दीजिए। उसके बाद आप आराम से उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि उसको इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में मिले और फिर उसमें अमेंडमेंट कर सके। अदरवाइज आप इमेज में जो लिखा है उसमें अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। पब्लिशिंग हाउस में, जो बुक पब्लिशिंग हाउस है उसमें बहुत यूज होता है ये OCR टेक्नोलॉजी। मैं तो कई बार ऐसे बोलता हूँ कि भाई विजुअली इंपेयर्ड ने तो कब्जा कर लिया इस पर, है ना? यहाँ पर देखिए कुछ मॉडर्न रीडिंग डिवाइसेस हैं जिसमें कि डेजी प्लेयर है, डेजी बुक, पता है आपको? बोलो भाई, बताओ। अरे है नहीं, जल्दी बोलो। पता है क्या फीचर होता है डेजी? कौन बताएगा, बताओ फटाफट से। क्यों डेजी बुक? डेजी बुक क्या है, क्यों है, बताइए। सर वो जो है वो ऑडियो में क्या बोलते हैं, जो हम बुक्स मतलब वो करते हैं ना, वो ऑडियो में पढ़े वो टेम्परेचर सुनाता है। ऑडियो में MP3 वाला सिंपल भी सुनाता है, गाना भी आप कहीं से भी सुन सकते हो, YouTube में सुन सकते हो। क्या डिफरेंस है MP3 और डेजी बुक में? सर एक्सेसिबल होती है हाँ वेरी गुड। हाँ, उसमें एक्सेसिबल होता है ना? और एक्सेसिबल किस टर्म में? आप नेविगेशन प्रॉपर कर सकते हैं, हेडिंग टू हेडिंग पेज में जा सकते हो, राइट? अदरवाइज MP3 फॉर्मेट में आप प्ले फॉरवर्ड करते रहो, आधे घंटे तो वही करने में लगेगा, तब तक खत्म हो गया समय। ये एक सुविधा होती है, इसलिए फुल फॉर्म क्या होता है? DAISY। कौन बताएगा डेजी की फुल फॉर्म? जल्दी जल्दी बोलो, तभी टाइम नहीं तो ज्यादा लग रहा है टाइम। डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना? ये इसलिए डिजिटल भी एक्सेसिबल है। आपने शुरुआत में आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल देता था, जहां पर डिजिटलाइजेशन विद एक्सेसिबिलिटी बोल रहा था मैं, है ना? जी सर। हाँ, तो ये डेजी प्लेयर है। डेजी बुक्स को आप स्पेसिफिक हार्डवेयर से भी प्ले कर सकते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर से भी प्ले कर सकते हैं, है ना? उसके लिए स्पेसिफिक ऐप चाहिए, जैसा कि पहले अभी भी कुछ हद तक चलता है एमीज, और ये जो दिखाया है मैंने ईगो करके डेजी प्लेयर है, ये दिखाया है, ठीक है? और दूसरा नीचे जो मैंने ऐप दिखाया है मोबाइल बेस्ड ऐप है, ये इजी रीडर है। ये इजी रीडर अच्छी बात यह है कि ये एंड्रॉइड में भी काम करता है, iOS में भी काम करता है और विंडो में भी काम करता है। तो और साथ ही साथ मैथ के कंटेंट में भी काफी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, पढ़ता है। हो सकता है आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं कि जो सुगम्य पुस्तकालय है उसका लिंक भी इसी के अंदर आ जाए। सर क्या ये एप्स जो है फ्री है, फिलहाल फ्री है।
काफी हद तक इसको फ्री यूज कर सकते, जो हमारे मतलब के लिए जितने भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो फ्री है। डिवाइस आपको परचेज करने पड़ेंगे, है ना। और कंप्यूटर के लिए अगर डेस्कटॉप में देखा जाए और भी फ्री चाहिए तो थोरियम रीडर है, वो भी इस्तेमाल होता है। एफएस रीडर है, जॉस के साथ होता है लेकिन वो पेड है, जॉस पेड है तो वो भी जॉस के साथ मिलता है वो, है ना। तो ये सब चीजें इसमें डेजी बुक में। ईपब, आजकल ईपब का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ई टेक्स्ट में होता है, एक विशेष फॉर्मेट में होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश होता है वो भी। और उसमें आप जो है सेम जैसा डेजी में हेडिंग बाय हेडिंग चैप्टर सब मूवमेंट कर सकते हैं, नेविगेशन जितने भी फैसिलिटी है वो उसमें भी होता है। हाँ, उसमें थोड़ा लाइट हो सकता है। और जो ये ईबो है, अगर आपके पास ई टेक्स्ट वाला बुक है और ईपब में है तो आप स्पेलिंग भी पढ़ सकते हो। पहले जो जनरली जो डेजी प्लेयर आते थे उसमें या ईपब प्लेयर आते थे उसमें ऐसा सुविधा नहीं था, लेकिन इसमें ये सुविधा दी गई है, नेविगेशन लेवल में स्पेलिंग पढ़ने की सुविधा भी दी गई है। लेबलर, तो पहले क्या करते थे हम लोग, कभी आपने लेबल देखा है? लेबल का मतलब बिल्कुल मैं एकदम प्रोफेशनल लेवल की भी बात नहीं कर रहा। लेबलिंग मीन्स कहीं भी आप एक चिट जो चिपकाते हो ना पेपर में, भले छोटा सा पेपर में ही आप कुछ लिखकर चिपकाते हो, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ लेबल। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो उसमें चिपकाया होता है कुछ कागज, बारकोड वगैरह होता है। नहीं केवल बारकोड नहीं, अगर सिंपल लिखा हुआ है दैट इज आल्सो लेबल। लेबलिंग कर रहे हैं ना कि ये बता रहे कि ये इंफॉर्मेशन है कि ये किसका रोल नंबर है, क्या है ना। मैं मैनुअल लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद विजुअली इंपेयर्ड क्या यूज करते हैं? ब्रेल लेबलिंग, ब्रेल में लिख देते हैं, चिपका देते हैं, लेबलिंग कर दिया उसे। अब डिजिटल लेबल भी आ गया, यानी कि वॉइस से रिकॉर्ड कर सकते हैं। छोटा छोटा स्टिकर आता है, स्टिकर को आप कहीं चिपका दो और उसमें लेबल कर सकते हैं। उसमें अगर टाइम होगा तो मैं दिखाऊंगा, मेरे पास डिवाइस है। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं फटाफट, नहीं तो फिर बाद में डिवाइस बताने से मैं कॉन्सेप्ट बताना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सब लोग देखना चाहते हैं। कुछ ब्रेल, मॉडर्न ब्रेल रीडिंग राइटिंग डिवाइसेस काफी लोगों को पता होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, ब्रेल की इंपॉर्टेंस है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लाइफ में, टेक्नोलॉजी होते हुए भी। मैंने कहा मैं कॉन्सेप्ट ही बताने का प्रयास करूंगा। हाँ है, ऐसे कैसे है भाई, आसानी होती है सर, ऐसे कैसे बोल देते हो, बताओ आसानी कैसे हो जाती है? अब एक बुक को ले जाओगा पूरा बंडल ऑफ वो है, ई टेक्स्ट में मैं पेन ड्राइव में कई बुक ले जा सकता हूँ, फिर कहां से आसानी होगी? सर मान लीजिए सर लाइट चले गई तब तो ब्रेल ही काम आएगा। देखो अगर कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा कहना तो फिर तो ये हो गया वो हो गया। चलो लाइट चल गई तो लैपटॉप में मेरे बैटरी बैकअप है, मुझसे पढ़ लूंगा। और बताओ, कई बार सर ऐसा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं करता हैं? सिस्टम काम नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेल बुक भीग जाए बरसात में या पानी में डूब जाए, ऐसा नहीं हो सकता है? तो पेज तो गल जाएगा। आप बताओ, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब एक दो पीछे वाले में जल्दी जल्दी बोलो, कहां पर कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर लगता है कि आपको एक रीजन, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, मेरा पॉइंट अलग हो सकता है, आपका पॉइंट अलग हो सकता है, कुछ मुझे मालूम चल जाए कि यहाँ भी इंपॉर्टेंस हो सकता है। जोर से बोलो लक्ष्मी, लक्ष्मी खड़े होकर जोर से बोलो। हाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, मेरा भी अपना ही बताऊंगा मैं। जितनी भी हमारी डिवाइसेस है ना वो कई बार कॉस्टली होती है, तो हमें अपने आप से यूज, चलो सस्ता डिवाइस दे दिया मान लो, चलो सर लेकिन मुझे लगता है ब्रेल लिखने आजकल बॉस सर ब्रेल लिखने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ब्रेल का हाथ से लिखते करते हैं ना तो मुझे उसका मजा आता है। मुझे ऐसा लिखने पढ़ने के लिए क्या यूज होता है सर, थोड़ा हिंट दे दीजिए ना। देखो मैं ट्राई करूं। हाँ करो करो।
सर जैसे हम सफ़र करते हैं सर, तो वहाँ ट्रेन में कई बार सीटें में वो मतलब ब्रेल में लिखा होता है, उसको हम पढ़ के जान नहीं, वो तो ठीक है, वो तो लिखा होता है तभी पढ़ रहे हो। देखो सिंपल सी बात है, जो मुझे लगता है यहाँ पर सबका अलग अलग पॉइंट हो सकता है। ब्रेल थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि ब्रेल जो है टेक्नोलॉजी के युग में ब्रेल है ना, और उसकी तुलना करना ही गलत है। हम 3-4 घंटे का डिबेट रखते हैं टेक्नोलॉजी के युग में ब्रेल का महत्व। मैं तो समझता हूं कि वो 3-4 घंटा बेकार चला गया, तो 3-4 आवर्स है वो बेकार चला गया, क्योंकि तुलना उसी में की जा सकती है ना जिसमें कुछ समानताएं हो। कंपैरिजन कभी आपने पढ़ा ना, भाई जमीन और आसमान का तुलना कैसे हो सकता है? दोनों अलग अलग एंटिटी है, हो सकता है क्या? जमीन भाई सब दोनों अलग अलग फीचर है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो 3-4 घंटे का डिबेट खत्म। लास्ट में आकर ये बोलना है कि ठीक है दोनों को समय के अनुसार यूज करना चाहिए। जब कंक्लूजन यही निकलना तो डिबेट क्यों कर रहे हो? देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, ये सब बेकार है, क्योंकि जो ब्रेन है वो एक स्क्रिप्ट है ना। टेक्नोलॉजी तो केवल एक मीडियम है, एक माध्यम है। पहले हम पेन से लिखते थे, लिखते वही स्क्रिप्ट थे, एबीसीडी आप वही लिखते थे, हिंदी में भी वही लिखते थे। अब आप टाइप करके लिखते हो, लिख वही चीज रहे हो, स्क्रिप्ट में कहां चेंज है? ब्रेल वही, आप ब्रेल सिलेक्ट से भी वही 6 डॉट एंट्री सिस्टम, 6 डॉट वाले फॉर्मेट में लिख रहे हो। ब्रेल ए का डॉट 1 है तो 1 ही है, बी का डॉट 1 2 है तो वही है, सी का 1 4 है तो वही है। जब आप ब्रेल सिलेक्ट के बाद ब्रेलर में आ गए, लिखने का मीडियम चेंज हुआ, लेकिन लिख तो वही रहे हो। फिर आप कंप्यूटर में आ गए 6 डॉट एंट्री में, लिख भी वही रहे हो, राइट? ब्रेल कहां चेंज हुआ? स्क्रिप्ट कहां चेंज हुआ? मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम अलग चीज है और स्क्रिप्ट अलग चीज है। स्क्रिप्ट तो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, तो इसका कंपैरिजन क्यों करते हैं? मेरे हिसाब से, मेरा मतलब पर्सनल व्यू है कि ये जो 3-4 घंटे के हम डिबेट करते हो बेकार है। इसका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता कि आधुनिक युग में ब्रेल का महत्व या ब्रेल का महत्व था, है और हमेशा रहेगा। ये कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि मीडियम से कंपैरिजन कर रहे हो आप पढ़ने के स्टाइल को कंपैरिजन कर सकते हो, आप सुन के पढ़ना और टच करके पढ़ना, इसमें कंपैरिजन कर सकते हो, बट आप टेक्नोलॉजी और ब्रेल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्लियर? जी सर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई जगह बोलता हूं इस तरह से। जिसको नहीं हुआ अभी भी प्रश्न कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो आज के बाद कंपैरिजन नो कंपैरिजन, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने ये अलग से इसको डाला। और अब क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीके से हम ब्रेल छाप रहे हैं, जैसे ये है ब्रेल स्लेट, ब्रेलर या ब्रेल एम्बॉसर जो होता है, ब्रेल प्रिंटिंग मशीन, उसे जो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं वही ब्रेल कर रहे हैं। उसमें क्या है, कई बार हमें प्रॉब्लम हो जाती है, काफी वेट करना पड़ता है। मान लो मुझे आईपीएल का अपडेट चाहिए, ब्रेल में पढ़ना है, मुझे डॉटेड फॉर्म में पढ़ना है, तो ऐसे में क्या होगा? कोई प्रॉब्लम होगी? अब मान लो ब्रेल छपने जाएगी, फिर आपके यहाँ पास आएगा, तब तक तो दूसरे आईपीएल भी आ जाएगा, है ना? कई बार ऐसा होता है ना, ब्रेल प्रेस में एक ही काम करना है, पहले से लगा हुआ है। तो इंस्टेंट अपडेट अगर आपको चाहिए तो आपको डिवाइसेस में जाना पड़ेगा, मीडियम चेंज करना है, मीडियम चेंज करना है बस, राइट? अब ब्रेल का जो महत्व था, जो मुझे लगता है आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी होते हुए भी कई बार, कि जैसा आप कहीं स्पीच दे रहे हो, छोटा मोटा अगर आपने स्पीच दिया है, कुछ दिया, तो अलग बात है। डिबेट में भी क्या है कि बिना उसके भी बोलना पड़ता है, वो अलग चीज है।
लेकिन मान लो कभी विजुअली इंपेयर्ड फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, ठीक है, अब उनको इतना बड़ा मोटा एक बुक होता है पूरा बनाया है, कितने साल का, मतलब 1 साल का पूरा लेखा जोखा, आगे का अगले साल का फाइनेंशियल जो सब देना है, अब उनको पढ़ना है। तो वहां पर वो सुन सुन के अगर पढ़ने लगेंगे, उतना याद तो हो नहीं सकता, सुन सुन के पढ़ने लगेंगे तो पहले एक लाइन सुना, फिर पढ़ा, फिर दूसरा लाइन में कुछ छूट गया तो वहां तो आंकड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी ध्यान से सुनना पड़ता है। तो उसमें देखना कहीं ना गैप आएगा, वो फ्लो नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर आपने ब्रेल पढ़ के उसको ब्रेल में कन्वर्ट कर दिया, उतना मोटा बुक, और आप ब्रेल से पढ़ रहे हो तो एक फ्लो में, जैसा साइटेड पर्सन एक फ्लो में पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से वो पढ़ पाएगा, ठीक है ना। चाहे वो ब्रेल मैनुअली पढ़े या फिर ब्रेल डिवाइस के थ्रू पढ़े, तो वो एक फ्लो जो आना है वहां पर मुझे मतलब पर्सनली फील होता है कि वहां पर ब्रेल आना जरूरी है और ब्रेल का इंपॉर्टेंस है। टेक्नोलॉजी मीडियम होते हुए भी टेक्नोलॉजी की तुलना तो करना तो बेकार ही है। तो सुन के बोलना और फ्लो में पढ़ना, दोनों में यहाँ पर अंतर देखा जा सकता है। और आपको इंटरेस्ट भी वो तभी लेंगे जब आप फ्लो में पढ़ोगे, फ्लो में बताओगे। सुन के बताओगे तो जो 1 आवर का चीज कितने में होगा, 3 घंटे लग जाएंगे उसको, ठीक है भाई। मॉडर्न ब्रेल रीडिंग राइटिंग डिवाइसेस में यहाँ मीडियम चेंज हो गया है, ब्रेल तो वही है, आरबीडी रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, है ना। ऐसा एक डिवाइस जो कि कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और जो भी स्क्रीन पर आता है उसे पढ़ के क्या करता है, हाँ, उसे पढ़ के नहीं सुनाता है, उसे ब्रेल में कन्वर्ट करता है और आप उसको टच करके पढ़ सकते हो, राइट। इसमें अलग अलग साइज के होते हैं, 40 सेल, यानी कि एट ए टाइम यू कैन गेट द 40 कैरेक्टर, 20 सेल 20 कैरेक्टर, इस तरह से अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि मैंने 80 सेल तक का भी देखा, सीखा एक ब्रेल डिस्प्ले है। जनरली उतना लेते नहीं है, 40 सेल ही ज्यादा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होता है। तो 12 तक भी होता है, मोबाइल के साथ इस्तेमाल करते हैं। आजकल ब्रेल आरबीडी में 6 डॉट एंट्री सिस्टम भी आता है, आप इनपुट भी कर सकते हो डेटा 6 डॉट एंट्री सिस्टम से। 6 डॉट एंट्री सिस्टम मींस जो ब्रेलर में लिखने का स्टाइल होता है, परकिंस ब्रेलर है ना, उसमें जो लिखने का स्टाइल होता है उसी प्रकार से 6 कीज होते हैं। उसमें एंटर भी होता है, बैक स्पेस भी होता है, डिलीट करने के लिए बैक स्पेस और न्यू लाइन के लिए एंटर। तो उसके थ्रू आप आराम से लिख सकते हो और लिखा हुआ चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आएगा वो प्रिंट फॉर्मेट में आएगा, डॉटेड फॉर्मेट में नहीं आएगा। किसमें आएगा, प्रिंट फॉर्मेट में आएगा। हाँ, यही चीज अगर आप ब्रेल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, काफी फेमस सॉफ्टवेयर जो डचबरी है, उसमें करोगे तो 6 डॉट में आ जाएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ यूज करोगे तो प्रिंट, या मोबाइल के साथ यूज करोगे तो प्रिंट फॉर्मेट में आएगा। तो देखो दोनों को फायदा हो गया, जो आप लिख रहे हो साइटेड के लिए भी बेनिफिट हो गया, जो साइटेड ने आपको दिया वो आप इजीली उसको ब्रेल में कन्वर्ट कर दो। तो फायदा क्या हुआ, आपको आप इमीडिएट अपडेट हो जाएंगे ब्रेल में, है ना। और आपका जो साइज है, जो उसका साइज है बुक का, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। आप ई-टेक्स्ट रख लो पेन ड्राइव में और आराम से उसको कई बुक आप एक छोटे से पेन ड्राइव में रख सकते हो। ये नेक्स्ट एनी एक डिवाइस है, ना, ANNIE। एनी एक डिवाइस है ब्रेल सीखने के लिए। आजकल थिंकरबेल एक कंपनी है जिसने बनाया है ब्रेल सीखने के लिए। पहले हम क्या करते थे, मैनुअल तरीका ही इस्तेमाल करते थे, लगा अब आप इस डिवाइस के थ्रू भी ब्रेल सीख सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में। इस डिवाइस में 6 डॉट एंट्री सिस्टम तो है ही है, ऊपर 2 डिस्प्ले है। इस डिवाइस का आकार देखेंगे तो आपने लैंडलाइन फोन देखा है,
बस उसी प्रकार का है, उससे थोड़ा बड़ा है। उसमें 6 डॉट एंट्री जो 6 कीज है, उसके ऊपर 2 डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। एक में जो है सेल, दोनों में सेल बने हुए हैं, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में थोड़ा सेल बड़े बड़े हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब नए होते हैं तो सीखने के लिए उनको देना पड़ता है। उसके बाद राइट साइड में स्टैंडर्ड सेल है, उस जो भी आप टाइप करते हो वहां पर उभर के आता है। 6 सेल हैं, एक बार में 6 कैरेक्टर आएंगे, राइट। ये इसका पर्पस रीडिंग नहीं है, इसका पर्पस केवल लर्निंग है, टू लर्न द ब्रेल। और नीचे 6 डॉट एंट्री है, 6 डॉट के नीचे और एक सेक्शन है जिसमें आप स्टाइलस के थ्रू ब्रेल लिख सकते हो, मतलब मैनुअल ब्रेल भी सिखाया जा सकता है इस डिवाइस से, राइट। इसका वीडियो जरूर मैं एक बार दिखाऊंगा। कहानी के माध्यम से ब्रेल सिखा रहे हैं। ये ऑडिबल है ये, और ये सर्वर से भी कनेक्ट हो जाता है, सर्वर में लेसन अपडेट कर सकते हैं। एक कहानी सुनाया मेले में, एक कहानी सुनाया, फिर बोला कि एनी और मीना गांव में कहां गए थे। अब टाइप करना है उसे, टाइप कर रहे हैं, गलत जवाब। हिंट भी दे रहे हैं। सर ये ब्रेल लिखना सिखा रहे हैं? हाँ, ब्रेल लिखना सिखा रहे हैं। और जो गाइड, जो ऑडिबल गाइडिंग मिल रहा है वो भी उसी के अंदर है। टीचर को बाहर से नहीं बोल रहे हैं, लेसन ऑलरेडी फीड है। और अच्छी बात यह है कि यह सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, विदाउट सर्वर भी यूज हो सकता है, लेकिन फिर अपडेट नहीं होगा लेसन। हिंट दिया है, बहुत सारे दुकानें हैं। सर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसमें हाँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। अभी मैं घुस गया था वहाँ, गुजराती में देखा था मैंने, वहाँ यूज कर रहे थे। ये सर बाहर का डिवाइस है, यहाँ का तो नहीं है? नहीं, इंडिया है, इंडिया ने ही बनाया। अच्छा, ओके। क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसका पूरा, इसका सिस्टम है पूरा ना, पूरा एक मतलब इकोसिस्टम है पूरा इसमें, तो अलग अलग कैसे लगाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं इनका कॉस्ट। सर्वर से कनेक्ट होता है ये ना, और सर्वर में टीचर भी लेसन अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो ये ब्रेल लर्निंग डिवाइस है, लर्न विद फन। बहुत अच्छा। देखिए कुछ ब्रेल जो लेबलिंग डिवाइस है, ब्रेल में लेबलिंग करने के लिए कुछ मशीन्स भी आते हैं आजकल। एक तो मैनुअली लिख सकते हो, है ना, और उसमें डिवाइसेस भी आते हैं जिसमें कि ब्रेल में लेबल कर सकते हैं। कभी शॉर्ट हैंड उसमें जाना है तो वहां पर एक फीता टाइप से पेपर है, छोटा सा ना, रील टाइप से। इस तरह के डिवाइस, इस तरह के पेपर को यूज करके आप लेबलिंग कर सकते हैं डिवाइसेस से। यहाँ तक कि अमेजन में मैंने देखा था, वहां भी मिल रहा है आजकल तो। हैंड हेल्ड ब्रेल लेबलर, यानी कि इसके थ्रू भी आप लेबलिंग कर सकते हो। स्लेट से लिखने के बजाय इस डिवाइस का इस्तेमाल करके भी लेबलिंग किया जा सकता है, अगर कहीं पर ब्रेल लेबलिंग की जरूरत पड़ रही है तो, और फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ रही है तो। छोटे मोटे काम खुद ही ब्रेल स्लेट से लिख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखो, एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट 18 ईयर के ऊपर ही हैं, है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कोई टीचिंग में जाए, कोई कहीं और जाए, तो हमेशा कहीं भी आपको अगर सजेशन देना है तो डुअल अप्रोच में होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड हो गया लेकिन वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, या वेबसाइट तो एक्सेसिबल है लेकिन पर्सन को एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी चलाना नहीं आता।
तो हमेशा एक्सेसिबिलिटी को एंश्योर करने के लिए क्या होना चाहिए, डुअल अप्रोच होना चाहिए, दोनों ओर से प्रयास करनी चाहिए, तभी जाकर वो हो सकता है किसी भी स्कूल में या कहीं भी। कॉमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए जहां तक संभव हो। फॉर एग्जांपल हम अपने लैब में भी लार्ज फॉन्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, देखा तुमने कभी लार्ज फॉन्ट कीबोर्ड? नहीं देखा ना, बस कुछ नहीं है, कीबोर्ड है, उसमें थोड़ा सा लार्ज फॉन्ट से लिख दिया गया, या कई बार स्टिकर भी मिलता है, स्टिकर चिपका देते हैं येलो कलर का या दूसरे कोई कलर का, है ना। बाकी कीबोर्ड का तो कॉन्सेप्ट वही है जो है, कीज भी वैसे ही है, तो बस वो थोड़ा सा कलरफुल होने के कारण से थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो जो 500 to 700 का कीबोर्ड में हम मार्केट से खरीद सकते हैं अच्छे कीबोर्ड, वो जो है लगभग 3500 है ना, 4000 5000 इस तरह से चला जाता है। तो जब साइटेड पर्सन को देखने की जरूरत नहीं है टाइपिंग में, तो फिर विजुअली इंपेयर्ड को तो वैसे नहीं दिखता है, देखने की क्या जरूरत है। और लो विजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो देखने का प्रयास करता है, उसको वैसे ही कम दिख रहा है ना, तो उसमें टाइपिंग स्पीड कहां से बढ़ेगी। तो इसीलिए हम तो मतलब बहुत स्ट्रिक्टली उसको यूज नहीं करते, भले हमारे पास है। बहुत रियल केस में जब एज ब्लाइंड है, मतलब मान लो समझो 60-65 साल में हो गया या बहुत नहीं सीख पा रहा है, कुछ है, तो ठीक है, अपना स्लो कुछ करना है तो अच्छी बात है, अपने डेली लिविंग स्किल के लिए यूज करना है तो चलो आप यूज कर लो। लेकिन आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हो, तो आपको फिर टाइपिंग स्किल भी आपकी या कीबोर्ड ओरिएंटेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और देखकर करने के बजाय बिना देखकर करनी चाहिए। तो इसलिए कॉमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु एक्सेसिबिलिटी और मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए। कई ऑफिस आते हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस है या ओपन ऑफिस है, इस तरह के बहुत सारे टेक्नोलॉजी आते हैं, फ्री है ऑफिस, वर्ड एक्सेल है उसमें। लेकिन समस्या क्या है, बाहर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज होता है मार्केट में, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में, हर जगह ऑफिस में। तो इसको ध्यान रखना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान कि भाई कौन सा टेक्नोलॉजी आपके पास मार्केट में है और आपको कौन सा यूज करना है। एक्सेसिबिलिटी भी है, लिब्रा ऑफिस ये सब में क्या है, ऑफिस तो है, फ्री तो है, लेकिन उसमें फिर अलग से आपको एक सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इसीलिए भले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड है, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वेब कंटेंट एक्सेसिबल गाइडलाइन, हालांकि ये आप लोग के मतलब का तो नहीं होता, ये डेवलपर को बताना जरूरी होता है। W3CAG वेब कंटेंट एक्सेसिबल गाइडलाइन, इसका इस्तेमाल करते हुए करें, वो उसको पढ़े और उसमें कहाँ हेडिंग देना है, जो इमेज है वहां पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट आना चाहिए, ये सब चीज डेवलपर का काम है। आपको तो केवल बताना है, क्योंकि डेवलपर जो बीटेक या जितने भी कोर्सेज होते हैं, देखा जाए तो उसमें कोई ऐसा सिलेबस डाला नहीं गया अब तक, बहुत रेयर कहीं होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं, तो लोग अवेयर नहीं होते। आने वाले समय में सर पर संभावना है? हाँ, संभावना है, लेकिन जब तक हुआ नहीं तब तक तो हमें करने पड़ेगा। W3CAG जो गाइडलाइन है वो जरूर पढ़ें, आराम से वेबसाइट में अवेलेबल है, और उसको एक्सपेरिमेंट करें। वो कोड का ही पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है। वो मान लो HTML में वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो HTML का ही पार्ट है, लेकिन वो उसको डालते नहीं है, क्योंकि वो जरूरत नहीं समझते। लेकिन स्क्रीन और वो कई बार इमेज में अपलोड कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है वो इमेज में स्कैन किया, सीधा अपलोड कर दिया, तो वो सर्चेबल भी नहीं होता। स्क्रीन रीडर से, सॉरी स्क्रीन रीडर तो छोड़िए, गूगल से भी सर्चेबल नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं सर। इसका कहीं शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है? हाँ, वेबसाइट में आप देख सकते हो, डेक यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होते हैं, वो कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है, टेक्स्ट या अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज करना चाहिए, है ना, जहां भी इमेज यूज हो रहा है, और जहां पर केवल डेकोरेटिव पर्पस से है तो वहां तो उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां इमेज में कुछ सेंस हो रहा है तो वहां पर आपको टेक्स्ट या अल्टरनेटिव टेक्स्ट इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप लोग फेसबुक पर अगर कोई फोटो पोस्ट करते हैं, तो अगर आप ऑल टेक्स्ट में जाके सर सेटिंग्स फेसबुक में आप उसमें डिस्क्रिप्शन, मतलब
लिखते समय पोस्ट कर देंगे क्या है ये। वहां पर तो आप ऑल टेक्स्ट का ऐसा कोई वो नहीं होगा, लेकिन आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि क्या है, राइट। ऑल टेक्स्ट आप यहां तक कि वर्ड में अगर आप फाइल बना रहे हो, कोई इमेज लग रहा है, तो उसमें भी आपको ऑल टेक्स्ट लगाने का प्रोविजन है। उसमें भी लगा सकते हैं। यहां तक कि जो ईपब बनता है, पहले हम वर्ड में ही तैयार करते हैं ना, तो उसमें भी ऑल टेक्स्ट लग सकता है, उसके बाद ईपब बनता है। तो अगर आपको सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट देना है, वर्ड को पीडीएफ कन्वर्ट करना है, तब भी उसमें ऑल टेक्स्ट लगा दो, तो सेंस जो भी है इमेज पता चल जाएगा ये इमेज है। अदरवाइज वो परसीवेबल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी वायलेशन हो जाएगा। कैप्चा अपने कहीं भी आप जाते हो तो कैप्चा मना करो, है ना। मीन्स मैं उस पोजीशन के लिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो आप कहीं स्कूल में टीचर हो या इस तरह का वेबसाइट बन रहा है या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिसर हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में आप कम से कम सजेशन दे सकते, कैप्चा मत दो भाई, ये स्क्रीन रीडर से यूजेबल नहीं हो सकता, रीडेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इमेज में होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, या साइटेड ही कई बार गलत कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे केस में ओटीपी हो सकता है ना, ओटीपी आ सकता है, और नहीं तो सॉल्व करने वाला कैप्चा हो सकता है, जैसा 2+8 लिख दो भाई वहां पर। कैप्चा सिक्योरिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको देने का तरीका चेंज हो सकता है। वॉइस भी होता है, जैसा एसबीआई की वेबसाइट में जाओगे, वहां नेट बैंकिंग है, उसमें वॉइस है, उसमें दोनों दिया हुआ है, कैप्चा भी दिया है, नॉर्मल सिंपल कैप्चा, और साथ ही साथ आप वॉइस से भी कर सकते हो। सर एसओएल में आता है सॉल्व करने का कैप्चा? हाँ, वहां सॉल्व करने का आता है, कई जगह पर है सर। पीएम दक्ष पोर्टल में भी जब हम यूजर वो खोलते हैं तो वो हाँ वॉइस का भी है ना, आजकल देने लगे हैं कि वॉइस में वो बता देता है क्या है, तो आपको टाइप करना है। समझ में आ गया ना उसका। हाँ, कई बार रीडिंग डिसेबिलिटीज को लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग की जरूरत होती है, कई बार हम बिल्कुल 1.5 में कर देते हैं और सब लाइन पैराग्राफ सब एक ही जैसा लगता है। आपने एंटर तो कर दिया, लेकिन 2 पैराग्राफ के बीच में थोड़ा गैप नहीं है हल्का सा, तो सब एक जैसा लगता है, तो ये थोड़ा सा दूर करें। और साथ ही साथ कैपिटल लेटर, लगातार कैपिटल लेटर भी ना लिखें जब जरूरत नहीं है तो। हाँ, जैसा नेशनल इंस्टीट्यूट ये सब लिखना है तो वहां भी फर्स्ट वाला कैपिटल लिखे, बाकी ना लिखे तो अच्छा ही है, अगर जब तक मतलब स्पेसिफिकली आवश्यक ना हो, क्योंकि उसमें भी लोग को कई बार प्रॉब्लम होता है कि कहां से दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है, अगर ज्यादा गैप नहीं होगा तो। क्लियर? क्लियर हो गया तो हमारे तरफ से भी थैंक यू। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कुछ आपके माइंड में हो, मतलब ऐसा हो जो कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। अब आप जो है जो इंटरनेट में सर्च कर सकते हो तो आप सर्च ही कर सकते हो। जैसे मान लो कौन कौन सा ऐप अवेलेबल है, ये आप नेट में सर्च कर सकते हो, राइट। कॉन्सेप्ट में कुछ समझ में नहीं आया तो सर मेरा नाम आरजे अमित है, और सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। टॉकबैक में एक ऑप्शन आता है ब्रेल कीबोर्ड का, हाँ, वो सर कितना एक्सेसिबल है और कितना नहीं सर? मैं यूज करता हूँ तो सर मुझे तो समझ में नहीं आता हूँ। देखो, ब्रेल कीबोर्ड जो है ना, फिर आपको लैंडस्केप में फोन यूज करना पड़ेगा, पोर्ट्रेट में नहीं, ठीक है। यस सर। और जितना वो आसान लगता है वैसे उतना आसान है नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम आरजे लक्ष्य है। सर मेरा क्वेश्चन मैग्नीफायर लेंस का है। सर कितना गुना रखना पड़ेगा हमको जिससे आंखें खराब ना हो? नहीं, देखो कितना गुना रखना पड़ेगा ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना जी। हो सकता है मुझे 3x में काम चल जाए, आपको 8x में जरूरत पड़ रही है, इसका तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा। इसमें मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि इतना रखो तभी अच्छा होगा, वो आपकी आंखों पर है। कहीं 40% डिसेबिलिटी है और 80% तक लो विजन है ना, तो 70% अगर किसी का है तो दोनों में अंतर होगा, राइट। मैग्निफिकेशन कितना होगा और कलर कॉन्ट्रास्ट कितना होना है, ये दोनों तो पर्सनल नीड पर है, धन्यवाद सर। ठीक है। छोटा ना हो, आंखों में स्ट्रेस ना पड़े, ये ध्यान रखना जरूरी है। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी लो विजन है वो सुन के और देखकर दोनों करें, राइट। तो फिर धन्यवाद दोस्तों आप सभी का कि आपने सेशन अच्छे से सुना, और आई होप सो कि मतलब
सब बहुत गोल्डन चीज़ है ये कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में आपने अच्छा बताया, और आई थिंक सो ऐसा है कि हम सब जाते जाते कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। और सभी से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और सर को भी थैंक यू क्योंकि उनका वैल्यूएबल टाइम हमें दिया है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, और हमें बहुत मज़ा आया आज, और आई होप सो कि सभी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। हेलो सर, मैं आरजे रितु मुंबई महाराष्ट्र से, और मैं एक मराठी आरजे हूँ और अभी प्रयास कर रही हूँ कि हिंदी में मैं कैसे अच्छी आरजे बन पाऊँ। तो ये मेरा पहला प्रयास है, और अच्छा लगा मुझे कि सब लोग मुझे इतना अप्रिसिएशन दे रहे हैं और इतनी अच्छी तैयारियाँ मतलब करवा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, और बहुत मज़ा आया आज मुझे और हम सबको, और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने का मौका है ये, तो ज़रूर प्रयास ये है कि हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा